Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting from the adult supportive tissue. In adult supportive tissue, we will discuss various types of cartilages and bones. So today we'll also end this chapter, inshallah. So starting from the cartilage, it is a specialized type of tissue supportive that produce supportive role in the body. It is avascular, alymphatic, and aneurial. न्यूरल मीन्स के जो कार्टिलेज होते हैं उसमें कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती, तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो उसके जितने भी सेल्स वगैरह हैं वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। एलिम्फेटिक होते हैं और इसके अलावा नर्व वगैरह की सप्लाई भी उनको नहीं होती। These cartilage they possess a very high tensile strength because the intercellular substance has supportive framework of collagen and elastic fibers. इसमें काफ़ी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी होती है, क्योंकि इसमें जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और उसका जो मैट्रिक्स है वो भी काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट होता है, मीन्स टफ होता है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट का मुंह बना होता है। However, in case of epiphyses are the extremities of bones. Bones की जो extremities होती हैं वहाँ पे कुछ वेसल्स जो हैं पेनिट्रेट कर जाते हैं कुछ कार्टिलेजस स्ट्रक्चर्स को, लेकिन जनरली जो हैं उसको वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो अपने गेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। As far as the cartilage cells are concerned, there are two types of cells present in the cartilage. These are the chondroblast and chondrocytes. Whenever you heard about the chondro means cartilage. So these term will be related with the cartilage. Chondroblast, chondroblast is the name indicates, these are the immature cells of the cartilages, and they are found mostly in the growing cartilage because in this stage the cartilage requires more matrix or the production of various types of cells again. So in the growing stage these cells are present in abundant quantity in these cartilages. So cell is the chondroblast is oval shaped. The structure is oval shaped with the spherical nucleus and prominent Golgi apparatus. उसमें Golgi apparatus का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। सेल जो है वो थोड़ा सा वाइड शेप होता है या ओवल शेप होता है, और इसके अलावा उसमें spherical nucleus present होता है. This one is in that diagram you can see. This is the chondroblast cells. You can see it is little bit oval in structure with a spherical nucleus. Cytoplasm is basophilic, means it is a basic. The cytoplasm has basophilic activity, means उसकी जो स्ट्रेन की एफिनिटी है वो बेसिक डाई की तरफ ज़्यादा है. Chondroblast form matrix of cartilage. ये जो मैट्रिक्स बनता है कार्टिलेज का उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में जिस तरह ग्राउंड सब्सटेंस होता है, that is produced mostly by these chondroblasts, and they surround mostly the perimeter of these cells, means के सेल के जो सराउंडिंग एरिया है उसका मुंह घेर लेता है, ये उसकी सिक्रीशंस हैं और वो मैट्रिक्स वगैरह यही बनाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं. दूसरी तरह के जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं. जब हमारे पास ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी मैट्रिक्स कंप्लीट कर देते हैं, मैट्रिक्स उसका पूरा हो जाता है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉन्ड्रोसाइट्स में, और वो थोड़े से लेस एक्टिव हो जाते हैं. उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में नहीं होते, तो वो जो है फिर कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं. द कॉन्ड्रोसाइट्स आर इलांगेटेड टू स्फेरिकल इन शेप. ये थोड़े से इलांगेटेड शेप में होते हैं, थोड़े से इलांगेटेड फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा ईच कॉन्ड्रोसाइट इज लोकेटेड इन लिक्यूनी. लिक्यूनी इज अ स्पेशल कैविटी इन द कार्टिलेजेस एंड स्पेशली इन द बोन्स. उसमें एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स के अंदर जिधर ये जो है कॉन्ड्रोसाइट्स लाई कर रहे होते हैं. मींस कॉन्ड्रोसाइट जो हैं बेसिकली एक कैविटी के अंदर लाई कर रहे होते हैं जिसको हम लिक्यूनी कहते हैं. और लिक्यूनी क्या है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कॉन्ड्रोसाइट्स मेंटेन द सराउंडिंग मैट्रिक्स. ये जो सराउंडिंग मैट्रिक्स है उसको कवर कर लेते हैं यही कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं, वो जो मैट्रिक्स है वो यही प्रोड्यूस करते हैं.
कॉन्ड्रोसाइट्स, लेकिन लेस क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि कॉन्ड्रोब्लास्ट मेनली उसको सीक्रेट करते हैं। जहाँ तक मैट्रिक्स का ताल्लुक है, मीन्स के जो कॉन्ड्रोसाइट्स जहाँ पे लाई कर रहे हैं वो कुछ, या कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं, वो मैट्रिक्स मीन्स के जो सराउंडिंग एरिया उसका है उसको कवर करते हैं। तो उसमें अमूमन हमारे पास कुछ फाइबर्स होते हैं, और जो ग्राउंड सब्सटेंस है उस तरह का प्रेजेंट होता है जिस तरह कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मोर रिजिड होता है क्योंकि डेंसली कॉम्पैक्ट होता है। कोलेजन फाइबर जो है उसका बाकायदा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं उस मैट्रिक्स का, मोर एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। मेजर फाइबर्स जो हमारे पास कोलेजन है वो टाइप 3 होते हैं कार्टिलेजेस में, और टाइप 1 होते हैं, खासकर फाइब्रो कार्टिलेज में। कार्टिलेज के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइब्रो कार्टिलेज में हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो टाइप 1 है, लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कोलेजन टाइप 3 प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें हमारे पास ग्लाइकोज एमानोग्लाइकेन्स होते हैं, कंट्राइटन सल्फेट होते हैं, केराटन सल्फेट होते हैं, और हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे वेरी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा कुछ हमारे पास दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं इस मैट्रिक्स में जो कि एडहेसिव मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर दी कॉन्ड्रोनेक्टिन, एनक्रॉन C2 एंड फाइब्रोनेक्टिन। ये एडहेसिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दूसरे कंपोनेंट्स को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं। The matrix is mineralized by calcium phosphate present in the hydroxyapatite form। उसका जो मैट्रिक्स है बेसिकली हाइड्रोक्सीएपेटाइट फॉर्म में होता है, और उसमें मोस्टली जो है कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको रिजिडिटी प्रोड्यूस करता है। उसमें सख्ती जो होती है वो बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से आ जाती है। उसमें मिनरलाइजेशन होती है, मिनरल्स यानी कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। और मैट्रिक्स उसका जो होता है ज़्यादातर बेसोफिलिक होता है अगर हम उसको H&E स्टेन से स्टेन करते हैं। जहाँ तक कार्टिलेज की टाइप्स का ताल्लुक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स, उसकी मैट्रिक्स की स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हैं। कार्टिलेजेस हमारे पास 3 तरह के होती हैं। फर्स्ट वन इज द हेलाइन कार्टिलेज, सेकंड वन इज द इलास्टिक एंड द फाइब्रो कार्टिलेज। In case of haline cartilage, it is mostly found in the articulating surfaces of the bones in synovial joints. आप लोगों ने साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में एनाटॉमी में पढ़ा होगा, तो उसकी जो हमारे पास सरफेस होती हैं जो दूसरे बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करती हैं, या जो जॉइंट्स में जो है वो रब करती हैं, जहाँ पे रबिंग वगैरह होती है एक दूसरे बोन्स के साथ जो कॉन्टेक्ट होते हैं, तो उसकी जो सरफेसेस होते हैं, एपिफाइसिस वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमारे पास ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट आल्सो इन नोज। नोज में भी हेलाइन कार्टिलेज होता है, लैरिंक्स में भी होता है, ट्रेकिया में भी होता है, और ब्रोंकाई में भी ये हेलाइन कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। Chondrocytes near the surface of cartilage are small, and their liquid are elliptic with their long axis parallel to the surface। ये chondrocytes की बात हो रही है कि cartilage की जो हमारे पास surface वाला एरिया होता है, ये डीप एरिया नहीं होता, उसकी जो ऊपर वाला surface होता है उसमें cartilage जो chondrocytes हैं जो कि cells हैं वो ज़रा स्मॉल होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, और उसकी जो लिक्विनी है वो थोड़ी सी इलिप्टिक होती है, मीन्स चिपकी हुई होती है, विद ईयर लॉन्ग एक्सेस पैरेलल टू द सरफेस, यानी सरफेस के साथ साथ, यानी सरफेस के पैरेलल लाई करती है, उसी ही डायरेक्शन में होती है, एलिप्टिकल फॉर्म में होती है। और उसके अलावा सेल्स जो हैं वो थोड़े से कार्टिलेज के सरफेस के जो हैं वो थोड़े से स्मॉल इन साइज होते हैं, बड़े साइज में नहीं होते। आई विल शो यू इफ देयर इज डायग्राम। ये हेलाइन कार्टिलेज है हमारे पास, इसमें से इसकी बात हो रही है। ये देखें, ये वेरस हमारे पास सेल्स टाइप्स हैं, उसके जो सेल्स हैं वो क्या हैं, थोड़े से एलिप्टिक टाइप हैं और स्मॉल इन साइज हैं। ये उसका सरफेस वाला एरिया है कार्टिलेजेस का, और यहाँ पे जो है उसका डीप एरिया है। ये सरफेस की बात हो रही है, ये जो सेल्स वगैरह की बात है। अगर हम इसमें थोड़े से देखते हैं,
कार्टिलेज, ये वाला कंप्लीट पोर्शन ये कार्टिलेज का है। Similarly, I will show you another diagram if there is present. सिमिलरली आप इधर देख सकते हैं, ये देखें ये सेल्स जो है थोड़ा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है और स्मॉल इन साइज है कंपेयर टू दीज सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस कार्टिलेज। डीप विद इन कार्टिलेज सेल्स आर लार्जर एंड मोर पॉलीहेड्रल। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो उसमें जो सेंट्रल वाले सेल्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा पॉलीहेड्रल टाइप हैं और लार्जर इन साइज हैं, ये उसके पॉलीगोनल शेप के हैं। मे भी आप देखें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ये some leukemia contain only one cell while other contain two or four or sometimes six cells. अमूमन हम देखते हैं कि एक ल्यूक्यूनी में जो है तकरीबन एक ही सेल लाई कर रहा होता है, लेकिन ये सेल आपको जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली ल्यूक्यूनी के अंदर हैं, क्यूविटी के अंदर आपको लाई करके नज़र आ रहे हैं। लेकिन अमूमन हाँ ये इस तरह होता है कि कुछ सेल्स जो हैं एक ल्यूक्यूनी में 2, 3, 4 या 6 सेल्स भी जो है इकट्ठे हो सकते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं सेल नेस्ट, उसको हम सेल नेस्ट कहते हैं। जिस तरह ये हो गया आइसोजीनस कंड्रोसाइट्स एंड ल्यूक्यूनी, ठीक है। जो हेलाइन कार्टिलेज है हमारे पास, उसके मैट्रिक्स की बात जब हम करते हैं वो फर्म जेल के फॉर्म में होता है और उसमें तकरीबन टाइप 2 कोलेजन होते हैं, यानी मतलब एक साथ जेल होता है, फर्म किस्म का होता है, वो एमरफस ग्राउंड सब्सटेंस उसका इस तरह से होता है। कोलेजन फाइबर जो है हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अंडर लाइट माइक्रोस्कोप if we see then we see that there is no we cannot see some collagen fibers under the light microscope due to the refractive index of that matrix and the collagen fibers। ये उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है जाहिर बात है कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर ही लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो दोनों का एक जैसा है, जिसकी वजह से हमें जो है कोलेजन फाइबर इसमें से वाज़ेह नज़र नहीं आते। Surrounding each chondrocyte is thin layer of pericellular matrix। peri means around, cell means cell, matrix matrix वही कहते हैं जो कि उसका ग्राउंड सब्सटेंस है। तो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल सेल की अगर हम बात करते हैं कंड्रोसाइट, तो उसकी गिर्द एक थिन लेयर सा होता है मैट्रिक्स का, तो उसको हम यानी उसके करीब करीब जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिसेल्युलर मैट्रिक्स। In this diagram you can see that has been indicated by the PM like this one. For example, this one is individual chondrocytes, तो इसके गिर्द जो सराउंडिंग एरिया है करीब करीब दैट इज कॉल्ड एज पेरिसेल्युलर मैट्रिक्स। टेरिटोरियल मैट्रिक्स, ये कुछ टर्म हैं जो कि यूज़ होते हैं हेलाइन कार्टिलेज में। कुछ टेरिटोरियल मैट्रिक्स है, कुछ एंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स है। तो जो हमारे पास टेरिटोरियल मैट्रिक्स है ये पेरिसेल्युलर मैट्रिक्स है कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ये उसकी गिर्द जो है थोड़े से फासले पे अगर हम उसको कंसिडर करते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स दैट इज टी इंडिकेटेड बाय टी, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये तो पेरिसेल्युलर होगा, उसकी इर्द गिर्द पर जो है एरिया वाले में होगा दैट इज द टेरिटोरियल मैट्रिक्स। इसके अलावा अगर कोई फॉर एग्जांपल ये वाला ल्यूक्यूनी है उसके अंदर 20 सेल्स हैं, ये वाला ल्यूक्यूनी 20 सेल है, तो इस दोनों के दरमियान जो एरिया होगा फॉर एग्जांपल दिस वन दैट विल बी called as interterritorial matrix। मीन्स उसके जो टेरिटरी में जो एरिया आता है उसके लिए ये टर्म यूज किए जाते हैं। Heline cartilage is surrounded by a vascular connective tissue that is called perichondrium, except at articular surfaces
हमारे पास चूंकि जो कार्टिलेज है उसको बेसिकली आउटर साइड से एक कवरिंग ने कवर किया होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के फिर दो लेयर हैं, एक कॉन्ड्रोजेनिक लेयर होती है, एक फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर जो है वो आउटर साइड पे होती है, और जो कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स स्मॉल इन नंबर प्रेजेंट होते हैं या कॉन्ड्रोब्लास्ट वगैरह वो इस लेयर होते हैं। ये का जो पेरिकार्डियम है ये हमारे पास जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं वहाँ पे सरफेसेस पे ज़्यादातर ये प्रेजेंट नहीं होता। पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दैट इज द सिलर और कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। जिस तरह मैंने आपको बताया सिलर और कॉन्ड्रोजेनिक लेयर वो लेयर होती है पेरिकार्डियम की। फॉर एग्जांपल दिस वन लेयर, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये एक लेयर है जो कि जा रही है इस कार्टिलेज को कवर कर रही है। तो आउटर लेयर पे जो होती है उसमें ज़्यादातर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इस वजह से उसको हम फाइब्रस लेयर कहते हैं। और जो इनर साइड पे होती है उसको हम कॉन्ड्रोजेनिक लेयर कहते हैं, जिसमें स्मॉल सेल्स जो है आपको कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट वगैरह उसमें से नजर आ रहे हैं। Cellular layer lies adjacent to cartilage that is composed of the chondroblast and network of small vessels, while fibrous layer is outer layer consists of irregularly arranged collateral fibers and the fibroblasts. So the next one is the elastic cartilage. Elastic cartilage, is the name indicates, we must have some elastic fibers in this cartilage. तो उसमें इलास्टिक जो है फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, और ये वहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है। रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी दोनों की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास ये जो इलास्टिक ले जाइए वहीं पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द एपिग्लॉटिस और द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज में ज़्यादातर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि हम H&E स्टेन से उसको वाज़ेहली देख सकते हैं। उसमें नियर पेरिकार्डियम जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो थोड़े से नंबर में कम होते हैं, और वो डेंस नेटवर्क बनाते हैं नियर द कार्टिलेजिनियस मास। यानी पेरिकार्डियम के करीब हमारे पास जो है वो इलास्टिक फाइबर्स कम होंगे, और जो ही हम डीप जाते हैं सेंटर ऑफ द कार्टिलेज जाते हैं तो वहाँ इलास्टिक फाइबर्स का नंबर हमारे पास बढ़ जाता है। दिस वन इज द इलास्टिक cartilage that is present in the epiglottis. These are the various elastic fibers that are present inside the cartilage. This one represents the pericardium. Also again the chondrogenic layer here, and this one is the fibrous layer. डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। कार्टिलेज का ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि लाई कर रहे हैं। Chondrocytes located away from the surface of elastic cartilage, they contain many fat vacuoles. यानी यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर फैट वेक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो एक इलास्टिक कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उसकी बात हो रही है, तो उसमें जो फैट वेक्यूल्स हैं वो हमारे पास नंबर में ज़्यादा होते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स की स्पेशलिटी है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। Fibrocartilage, it is a special type of cartilage that is occur in the body very and very rare positions, especially these are present in the intervertebral disc. It occurs least frequently. It is often interposed between other tissue and haline cartilage, tendons or ligaments. उसके दरमियान में अमूमन प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ थोड़ी सी जो है मूवमेंट को अलाउ करती हैं, ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। यानी जो वर्टिब्रीज हैं उसके दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। एंड फॉर्म मेनिस्काई ऑफ द स्टिफल जॉइंट, स्टिफल जॉइंट जो है उसके मेनिस्काई में भी प्रेजेंट होता है। These term you have already discussed in the arthrology chapter in anatomy. In dogs, fibrocartilage sometimes is also present in the cardiac skeleton. आपने लोगों ने थोड़ा सा
ये भी देखा होगा कि कुछ जो हार्ट है, हार्ट में भी जो स्केलेटन है उसमें फाइब्रो कार्टिलेज थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो स्ट्राइकिंग फीचर है फाइब्रो कार्टिलेज का, उसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड देयर आर types of collagen fibers, around about 27 different types have been discovered. So in case of the fibrocartilage, only type 1 collagen are more abundantly present in the matrix of these fibrocartilage. Fibrocartilage, they lack suggesting pericardium. जो pericardium है, जो कि surrounding area में होता है, peri means around cardium, cartilage C निकला है। cartilage को जो externally cover करता है, basically connective tissue की ही एक layer है, तो ये fibrocartilage में जो है absent होता है। Under nerve neurological sections जो हम differentiate करते हैं उसको, तो उसमें ये होता है कि पेरिकार्डियम एक तो एब्सेंट होता है। दूसरी बात ये है कि उसकी जो सेल्स हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वो कायदे कार्ड्स के फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि दूसरे इलास्टिक या जो हमारे पास है लाइन कार्टिलेज है, उसमें बाकायदा सेल नेस्ट वगैरह के फॉर्म में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं और वो इर्रेगुलर पैटर्न में लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज में जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वो बाकायदा एक लाइनिंग के फॉर्म में लाई कर रहे होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, these are the various chondrocytes lying in cards form, बकायदा एक लाइन फॉर्म में जो है वो लाई कर रहे हैं। Mostly the cartilage is surrounded by a collagen fibers in some location, but cellular layer is absent. इस तरह हमने कहा कि पेरिकार्डियम चूंकि एब्सेंट होता है, बाद लोकेशन पे इस तरह होता है कि जो आउटर साइड से जो है सेलुलर लेयर एब्सेंट होता है, लेकिन जो कोलेजन फाइबर्स की लेयर है यानी फाइब्रस लेयर है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। This was all about the cartilage. So starting from the bone is basically the supporting structure of the body that gives support to the body and it helps also for the attachment of muscle and also help in the formation of various chest cavity, or it give protection to the brain. It is basically a connective tissue with special cells and fibers that are embedded in a hard mineralized substance. मीन्स कि बोन जो है हमारे पास बेसिकली बाई नेचर कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स और नंबर्स प्रेजेंट होते हैं और वही सेल्स एंड नंबर दीज आर एम्बेडेड इन ग्राउंड सब्सटेंस जो उसका होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरलाइजेशन होती है कैल्शियम और फास्फोरस की, तो उसकी वजह से जो उसको हार्डनेस वो प्रोवाइड करता है। It is also attachment site for the muscles and tendons that are necessary for movement. मूवमेंट्स के लिए भी चूँकि ज़रूरत होती है, टेंडन्स और मसल्स के लिए ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, चेस्ट कैविटी जो कि बनी होती है वो जो है हार्ट को और लंग्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा स्केलेटन बनने में भी बड़ा हेल्प करता है। इसके अलावा it also helps in the production of various types of cells in the body because it contains a cavity that is called medullary cavity in case of long bones. It helps production the hemopoiesis, blood cells की production में help करता है। It is a source of calcium. ये कैल्शियम और फास्फोरस का बेस्ट सोर्स भी है, क्योंकि ये जो है मॉडलिंग में बोन रिमॉडलिंग आप शायद किस टाइम पर पढ़ लें, बोन रिमॉडलिंग में भी बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि जब बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो कि कैल्शियम को इफेक्ट करते हैं, बोन्स की इफेक्ट करते हैं और बोन से कैल्शियम की रिलीज में हेल्प करते हैं ताकि वो ब्लड में जो है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखें। इसलिए जिन लोगों में कैल्शियम की जो इनटेक कम होती है तो उसमें बोन थोड़े से वीक हो जाते हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि आपके बॉडी में के ब्लड में जो है कैल्शियम की एक खास स्पेसिफिक क्वांटिटी है, अगर वो अमाउंट या क्वांटिटी उससे कम हो जाती है तो क्या हो जाता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है और डीमिनरलाइजेशन करता है बोन की, वहाँ से कैल्शियम की रिलीज हो जाती है जिसकी वजह से बोन जो है वीक पड़ जाते हैं। So as far as the structure of these bones are concerned, it consists of various types of cells. These are the osteoblast, osteocyte, and osteoclast.
हमारे पास तीन तरह के सेल्स होते हैं बोन में, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, these are the immature cells of the bone, osteocytes mature cells of bone, and the osteoclast the bone eating cells. So starting from the osteoblast, these are the cells that are responsible for the active formation and mineralization of bone matrix. Bone का matrix जो बनता है, जो एक स्टेफ सा मटेरिया है, उसमें फिर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है फास्फोरस की, तो वो जो मैट्रिक्स बनता है वो मेनली ये ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट की जो सेल्स हैं उसकी शेप तकरीबन कोलमनर होती है या कोलमनर से स्क्वेमस टाइप हो सकती है, और वो बोन की जो सरफेसेस हैं उस पर ज़्यादातर लोकेट करती हैं, ताकि वहाँ पे बोन की जो न्यू डिपोजिशन हो वहाँ पे उसको मज़ीद उसके बोन में के लेंथ में या वेथ वगैरह में उसको इजाफा करें। उसके जो न्यूक्लियस है वो तकरीबन बेसल रीजन पे लाई कर रहा होता है, बेसोफेरिक साइटोप्लाज्म के। इसके अलावा सेल डिपॉजिट्स ऑस्ट्राइड, कोलेजन 1 एंड प्रोटीओग्लाइकेन का एक जो है मिक्सचर है जिसको हम ऑस्ट्राइड कहते हैं, वो ऑस्ट्राइड को डिपॉजिट करता है, यानी यही जो हमारे पास टफ मटेरियल है बोन का, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो यही ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऑस्ट्राइड इज अ मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स ऑफ बोन। ऑस्ट्राइड क्या है? ये मैट्रिक्स है जिसमें मिनरल की डिपोजिशन हो गई होती है, मींस कैल्शियम और फास्फोरस वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और उसको रिजिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यही ऑस्ट्राइड जो है यही ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं उसको। इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट आल्सो प्रोड्यूसेस वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, वो भी ये कुछ जो है रिलीज करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट से रिलीज होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट arises from mesenchymal cells। ये ओरिजिनली आती कहाँ से हैं? mesenchymal cells हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, वहाँ से आते हैं, एंड गिव राइज टू chondroblast और फाइब्रोब्लास्ट, और chondroblast बनाते हैं या फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं। एक किस्म खास किस्म की प्रोटीन है जिसको हम बोन मार्फोलॉजिक प्रोटीन कहते हैं, बीएमपी। वो बोन मैट्रिक्स जो है उसमें बड़ा रोल है उसका, उसके जो मतलब कि स्टेम सेल्स हैं उसमें कन्वर्जन में बड़ा हेल्प करता है इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। बोन मार्फोजेनिक प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि बोन मैट्रिक्स से राइज होता है, उस उधर प्रेजेंट होता है, इसका बड़ा रोल है। ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं किस चीज़ से? स्टेम सेल्स में। जाहिर बात है उसने कुछ फीडबैक किया जो है फॉर्मेशन मैकेनिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, तो जब बोन मैट्रिक्स बनता है तो यहीं से सिग्नल वो पास करते हैं कि स्टेम सेल जो है वो बाकायदा कोई ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह बनाए, ताकि अब ऑस्टियोब्लास्ट फिर जो है वही ये मैट्रिक्स जो है बना ले, उसको ऑस्ट्राइड फॉर्मेशन में हेल्प करें। कुछ फ्लैटेंड रेस्टिंग ऑस्टियोब्लास्ट भी हैं जिसको हम बोन लाइनिंग सेल्स कहते हैं। फ्लैट फ्लैटेंड टाइप से हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट से, मींस वैसे जनरली तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है, जब उसको स्टिमुलेट किया जाता है तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो जो है बाकायदा ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और ऑस्टाइड वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, सिग्नल होते हैं पैराथायराइड हार्मोन के, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया, ताकि अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉडी में स्पेशली ब्लड में अगर जो है हमारे पास कैल्शियम की डिफिशियंसी है, कैल्शियम का लेवल बराबर नहीं है, तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो जाता है, वो इन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है, और वो फिर स्टिमुलेट करते हैं किस चीज़ को? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, यानी बोन एटिंग सेल्स को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर कैल्शियम का रिलीज हो जाता है, और कैल्शियम जो है ब्लड में आ जाता है, ताकि वो ब्लड के लेवल जो है उसको मेंटेन रखे। दूसरे तरह की जो हमारे पास सेल्स है, दीज आर दी ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स मेच्योर सेल्स हैं बोन के, द प्रिंसिपल सेल्स हैं मेच्योर बोन के। They are present in special cavity-like structure that are called liguni, that is surrounded by calcified interstitial matrix। जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें स्पेशल कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि उस कैविटी के अंदर यही ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं इन सेल्स के, जो कि चैनल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, और ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर जो हैं इनको हम कैनालिकुलाई कहते हैं।
इन कैनालिकुलाई के जरिए जो है ये एक सेल दूसरे सेल से जो है वो कांटेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स हैं ये स्पेसिफिक कैविटी में लाई करते हैं। उस स्पेसिफिक कैविटी को हम लिक्यूनी कहते हैं। तो उन्हीं लिक्यूनी से जो है वेरियस स्मॉल चैनल्स नालियाँ निकलती हैं दूसरे जो है लिक्यूनी तक। तो उसी में ही उस नाली को हम कैनालिकुलाई कहते हैं। और इस ऑस्टियोसाइट के डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो प्रोसेसेस जो हैं इन ही नालियों में जो है वो एक्सटेंड हो गए होते हैं ताकि वो दूसरे जो हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स हैं उसके साथ वो कांटेक्ट करें। The processes of osteocytes have the ability to lengthen and shorten। उसकी ये एबिलिटी है कि वो प्रोसेस जो है लेंथन भी हो सकते हैं और शॉर्टन भी हो सकते हैं। और ये बोन के स्ट्रक्चर की प्रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम होम्योस्टेसिस में भी उसका बड़ा रोल है ऑस्टियोसाइट्स का, यानी उसको भी मेंटेन करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स जो हमारे पास हैं वो है ऑस्टियोक्लास्ट के। ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस टाइप से हैं। ये हमारे पास एनगल्फिंग सेल्स हैं हमारे पास। और ये बोन के सरफेस पे ज़्यादातर लोकेट करते हैं। तकरीबन 15 to 30 जो है न्यूक्लियस होते हैं पर सेल में। ये एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट है रफड बॉर्डर। वो जो एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट की हम अगर बात करते हैं यानी बोनेटिक सेल्स की बात करते हैं, वो जब एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो उसकी जो बॉर्डर से होते हैं वो रफड फॉर्म में होते हैं, मीन्स के रफ टाइप से होते हैं, खुरदरे टाइप जिसको हम कह सकते हैं कि होते हैं। ड्यू टू द एनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट एनफोल्डिंग्स आ जाती है जिसकी वजह से वो जो है उसके रफल बॉर्डर आ जाते हैं। इसके अलावा इस किस्म के जो सेल्स हैं ऑस्टियोक्लास्ट दे सिक्रीट एसिड एंड लाइसोसोमल एंजाइम ताकि डिग्रेडेशन का प्रोसेस हो सके, उसको जो है डिग्रेड करे उस मैट्रिक्स वगैरह को और वहाँ से कैल्शियम वगैरह रिलीज हो सके। तो क्या है इसमें लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं और एसिड्स भी वो सिक्रीट करते हैं। जब हमारे पास यही ओसियस मैट्रिक्स जो होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, रिजिड फॉर्म में होता है, मिनरलाइज मैट्रिक्स होता है, तो उसको एंजाइमेटिकली जब डाइजेस्ट किया जाता है थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट तो वहाँ पे जाहिर बात है सेल तो डाइजेस्ट सेल तो ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे एरोना जो लिक्यूनी हमारे पास है उसकी एरोजन हो जाती है, उसका कटाव हो जाता है। एरोजन का टर्म जो है हम कटाव के लिए यूज़ करते हैं। तो वो थोड़ा सा जो है जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा जब जिस इलाके में पानी कोई ऊपर वाली जगह से नीचे वाली जगह तक आ जाता है तो वो अपने साथ थोड़े से एरिया को भी ख़राब कर देता है। तो इस तरह उसका एरोजन टाइप्स आ जाती है जिसको हम कटाव कहते हैं। तो इस तरह लिक्यूनी जो हमारे पास उसकी शेप आ जाती है तो उस लिक्यूनी को हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड दी हाउ शेप्स लिक्यूना। तो स्पेशल टर्म यूज फॉर द एरोटेड और एरोजन लिक्यूना। These tasks can be also stimulated by the parathyroid hormone along with some interleukins. The inhibited by calcitonin and gonadotropins जो है कुछ हार्मोन्स इसको जो है स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो कैल्शियम को रिलीज करे। और कुछ जो है फीड बैक मैकेनिज्म में यूज होते हैं जो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। जो इनहिबिट करते हैं दीज आर द calcitonin and some gonadotropins। गोनेड से कुछ स्टीरॉइड्स जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसको जो है डिक्रीज कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। Osteoclasts are derived from pluripotent stem cells of bone marrow। ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ से आते हैं? बोन मेरो के जो कुछ स्टेम सेल्स हैं जिसमें हाई माइटोटिक एबिलिटी होती है वहाँ से वो सेल आते हैं और डिराइव होते हैं, वहाँ से ये बनते हैं। जहाँ तक बोन के मैट्रिक्स का ताल्लुक है कि बोन का मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, जिस तरह ग्राउंड सब्सटेंस होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इस तरह बोन का भी ग्राउंड सब्सटेंस है, उसको हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं। वो भी कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसमें मिनरलाइजेशन हो गई होती है, काफ़ी सॉलिड या रिजिड फॉर्म में होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओस्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। और ये जो है ओस्टाइड हम उसको कहते हैं बेसिकली जो कि ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस किया होता है। ओस्टाइड जो है उसकी मिनरलाइजेशन होती है और किस फॉर्म में होता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। और वो जो है डिपॉजिटेड होता है ऑस्टाइड फ्रेमवर्क। मरीज
हाइड्राक्सी एपेटाइट का ही है, लेकिन उसकी मिनरलाइजेशन वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाकायदा एक फ्रेमवर्क सा बन जाता है और उसको रिजिडिटी प्रोड्यूस करता है। कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिक इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं बोन में, तो उसमें सल्फेटेड ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और कोलेजन होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बोन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हैं वो हाइड्रोक्सीपेटाइट के क्रिस्टल्स हैं, कार्बन ट्राइऑक्साइड है और इसके अलावा फास्फेट्स हैं, वो उसका इनऑर्गेनिक पोर्शन में आ जाती हैं। कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बोन के, अगर हम ग्रॉसली उसको देखते हैं या जो है वैसे हम अपनी आंखों से बोन को स्टडी करते हैं, तो कुछ अगर हम लॉन्ग बोन को देखते हैं तो उसके कुछ एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो कि दो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, प्रॉक्सिमल एक डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम बेसिकली एपिफाइसिस। और ये जो है दरमियान में जो उसकी बॉडी होती है उसको हम शेफ्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायाफाइसिस। यानी एक्सट्रीमिटीज़ को एपिफाइसिस और जो उसके शेफ्ट है बॉडी है उसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। जो एपिफाइसिस होती हैं दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नली बाय द हेलाइन कार्टिलेज, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज बेसिकली बाय नेचर हेलाइन कार्टिलेज होता है, जो कि उसके लेंथ वगैरह में इजाफा करता है, और ये है कार्टिलेज जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है बोन में। द रिमाइंडर ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस जो बोन की होती है उसको कवर करती है एक फाइबरस लेयर की शीट होती है, जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, और यही पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दीज बोन, मींस कि जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वहाँ पे पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है। कुछ जो है नेटवर्क है ट्रिबिकुली के, ट्रिबिकुली आर जस्ट सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर। ये सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या सेपरेटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसके अंदर जो है कोई वेसल्स नर्व्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। बोन के अगर आप एक्सट्रीमिटीज़ को देखते हैं तो इनर वाली साइड पे या एक्सट्रीमिटीज़ की जो डिस्टल पोर्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको बोन्स का कुछ पोर्शन जो है वो थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप नज़र आता है, तो उसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और उसमें बेसिकली जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेबिकली होते हैं, और इसके अलावा वो सब कॉन्ड्रल बोन को जो मिलाता है और इन्हीं सब कॉन्ड्रल बोन बनाता है बेसिकली, इन एक्सटेंड हो जाती हैं स्पॉन्जी बोन टू द सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन जो है ये बोन के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, उसमें जो है कुछ ओसिफिकेशन सेंटर पे कुछ ओसिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो मजीद बोन बन जाते हैं। एंट्री। So we were talking about the various types of trabeculae, यानी बोन की जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं कहाँ पे, स्पॉन्जी बोन की तरफ से, और वो कुछ जो सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है, सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बोन के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे पास नए बोन्स की जो फॉर्मेशन है वहाँ से शुरू होती है, तो वहाँ पे कुछ जो है स्पॉन्जी बोन एक्सटेंड हो जाते हैं। इसके अलावा द वॉल्स ऑफ डायफाइसिस इज कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन दैट कंटेन्स ओस्टियन। अगर हम डायफाइसिस की बात करते हैं, उसके बॉडी की बात करते हैं, तो उसकी जो वाल होती है दरमियान में चूंकि मेडुलरी कैविटी होती है, जो कि उसकी थिकनेस की बात करते हैं, तो जो कॉम्पैक्ट होता है बोन उसमें ऑस्टियंस होते हैं। अब ऑस्टियन क्या चीज़ है? बेसिकली सिमिलर जो लेमेलर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इनर मेडुलरी कैविटी इज लाइंड बाय एंडोस्टियम दैट कंटेन्स बोन मैरो, जो कि अगर हम बोन मैरो जो कैविटी है, मैरो कैविटी को हम या मेडुलरी कैविटी को हम डिस्कस करते हैं, तो उसका जो इनर वाली लाइनिंग है उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। एंडो मीन्स इनर, ऑस्टियम मीन्स बोन। एंड ग्रोइंग एनिमल्स में जो डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस आर सेपरेटेड बाय फाइशियल मेटाफाइशियल रीजन। जो हमारे पास ग्रोइंग एनिमल्स हैं उसमें जो शेफ्ट है और जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसको दोनों को एक लेयर ने सेपरेट किया होता है, जिसको हम फाइसल मेटाफाइसल रीजन कहते हैं। द रीजन कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड हेलाइन कार्टिलेज प्लेट, यानी जो फाइसल मेटाफाइसल रीजन की बात हो रही है, ये रीजन किस पे कंसिस्ट करता है? स्पेशलाइज्ड हेलाइन कार्टिलेज का एक प्लेट होता है, फाइसिस होता है और मेटाफाइसिस होता है। मेटाफाइसिस का जो ये है बोन है
ये बेसिकली रीजन होता है ट्रेबिकुलर बोन का। फाइसिस आल्सो कॉल्ड कार्टिलेजिनियस ग्रोथ प्लेट, फाइसिस को हम कार्टिलेजिनियस ग्रोथ प्लेट के नाम से ही जानते हैं। इस कंप्लीट जो बेसिकली ये थोड़ी सी ग्रास एनाटमी थी बोन की, कि बेसिकली हमारे पास तो एक्सट्रीमिटीज होती हैं जिसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, दरमियान में डायफाइसिस कहते हैं। जो एपिफाइसिस हैं, एपिफाइसिस के ऊपर कार्टिलेजिनियस ग्रोथ प्लेट होता है जो कि उसके बोन की लेंथ वगैरह में जो है इजाफा करता है। और जो बॉडी है डायफाइसिस है, उसको एक्सटर्नली एक शीट या लेयर ने कवर किया होता है जिसको हम पेरियास्टियम कहते हैं। और ये पेरियास्टियम जो है उस एपिफाइसिस पे नहीं होता, यानी एक्सट्रीमिटीज पे नहीं होता जहाँ पे कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट होता है। इसके अलावा जो एपिफाइसिस है उसके नीचे हमारे पास जो है स्पॉन्जी बोन होता है, उसमें एक्सटेंशन हो गई होती है ये ट्रिबिकुली वगैरह की, और जो कि एक्सटेंड हो गए होते हैं थोड़े से सब कॉन्ड्रियल मीन्स की जो सेट्राफोसिफिकेशन है वहाँ तक एक्सटेंड हो गए होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डायफाइसिस है उसमें ऑस्टियंस होते हैं, बाकायदा एक यूनिट है, यूनिट हम डिस्कस करेंगे आगे। जो इनर वाला पोर्शन है मिडल क्यूविटी का उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं, यानी इनर वाली लेयर जो है बोन के, उसको हम जहाँ पे बोन मेरे को टच करता है वो वाली लेयर हम उसको एंडोस्टियम कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली अगर हम उसको देखते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर है शेफ्ट का यानी बॉडी का लॉन्ग बोन का, वो बाकायदा कॉम्पैक्ट बोन होता है। और उसको जो है सबसे पहले जो है आउटर सर्कमफेरेंशियल लेवल जो है कवर करता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज बोन, इस बोन में देखें यहाँ पे सबसे पहले पेरियास्टियम आ गया। पेरियास्टियम के बाद जो एक लेयर होती है आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेला, ये कंप्लीट बोन को जो है कवर करता है एक्सटर्नली, आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिना। इसी तरह एक जो है इनर साइड से जो है एंडियोस्टियम के साथ ही एक दूसरा लेयर होता है जिसको हम इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिना कहते हैं, यानी ये वाला आउटर और ये वाला इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिना, जो कि थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का आपको नजर आ रहा है। डीप टू दीज लिमिला और ऑस्टियोन्स, जिसको हम ऑस्टियोन को हम हैवर्सन सिस्टम भी कहते हैं, हैवर्सन सिस्टम। It is formed by the concentric lamella, the surrounding longitudinally oriented vascular channels. अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें देखें ये this one is single osteon, this one is single osteon, this one is single osteon, this one is single osteon. ऑस्टियन क्या चीज़ है बाई नेचर? ऑस्टियन जो है बेसिकली एक लेमेला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें बाकायदा उसी लेमेला में बाकायदा लिक्यूनी होते हैं और उसी लिक्यूनी में जो है वो सेल लाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज ऑस्टियन, ये एक ऑस्टियन है। एक सेंट्रल चैनल होता है, सेंट्रल केनाल होता है, केनाल, उस केनाल के गिर्द जो है बाकायदा एक लेयर से होती है लेमरा लाइक शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसी ही शीट लाइक स्ट्रक्चर में लेग्यूनी लाई कर रहे होते हैं जिसमें ये जो है ऑस्टियोसाइट्स लाई कर रहे होते हैं। ये लेमेला है बाकायदा काफ़ी ज़्यादा, ये कॉम्पैक्ट बोन की बात हो रही है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। Internal surface of compact bone from adult animals are composed of inner circumferential lamella encircling the medullary cavity। जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये बाकायदा इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेला होता है जो कि इनर साइड से जो है मेडुलरी कैविटी को कवर करता है, एंडोस्टियम उसके साथ अटैच होता है इनर साइड से। लिक्यूनी आर लोकेटेड बिटवीन ईच लेमेला ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास लेमेला है, हर एक लेमेला में देखें आपको थोड़े से जो डॉट्स शेप के नज़र आ रहे हैं वो क्या है, लिक्यूनी है। और इसमें ही यही जो सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स ही रिजाइड करते हैं, उसके अंदर लाई करते हैं। अब हर एक लेमेला से जो है ब्रांचिंग कैनाकुलाई जो है वो निकलते हैं जो कि जॉइन करते हैं एडजेसेंट लेमेला को। फॉर एग्जांपल ये वाला लेमेला है, ये वाला लेमेला है,
तो इसमें क्या होता है कि इस यहाँ से कुछ एक्सटेंशंस होती हैं इन ही उसकी लेमिना से लिक्यूनी से दूसरे लिक्यूनी तक। तो वहाँ पे क्या होता है कि इन ही जो किनरलिकुलाई हैं इसके ज़रिए जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सेंट्रल केनाल्स जो कि इसके अंदर जाहिर बात है डिफरेंट लेमेला होते हैं। एक ऑस्टियन का एक जो है केनाल हो गया, जो केनाल हो गया इसका। इसके अलावा ये ऑस्टियन है, इसका जो है दूसरा केनाल हो गया जिसके अंदर ब्लड वेसल लाई कर रहे हैं, ब्लड वेसल के लिए चैनल बने हुए हैं। तो यही केनाल ये जो एक दूसरे के साथ एक ऑस्टियन का केनाल और दूसरे ऑस्टियन का जो केनाल है, जो कि सेंट्रल केनाल हम इसको कहते हैं, इंडिविजुअल का सेंट्रल केनाल, सेंट्रल केनाल, सेंट्रल केनाल, तो वो एक दूसरे के साथ भी मिले हुए हैं। एक ऑस्टियन का सेंट्रल केनाल दूसरे ऑस्टियन के सेंट्रल केनाल से मिला हुआ है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, जिसको हम वॉकमैन केनाल कहते हैं। वॉकमैन केनाल, जिसको हम परफोरेटिंग केनाल या वॉकमैन केनाल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक अस्टियन है, एक अस्टियन का लंगीट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है, उसके लिमिना है, और उसमें जो है ये उसका सेंट्रल केनाल है, तो ये केनाल आ गया। इसके अलावा ये दूसरा अस्टियन है, इसका भी एक सेंट्रल केनाल है। ये एक दूसरे के ज़रिए जो है एक हॉरिजॉन्टल केनाल के ज़रिए आपस में दूसरे से मिले हुए हैं। दीज आर कॉल्ड इज वॉकमैन केनाल। Periosteum is a tough connective tissue investing the bone. Periosteum की अगर हम बात करते हैं, ये फाइब्रस लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, मोस्टली बोन को कवर करती है। पेरियास्टियम के फिर दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर फाइब्रस लेयर होती है, इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है। जिस तरह कार्टिलेज में आपने पढ़ा कि उसमें कंड्रोजेनिक लेयर होती है, पेरिकार्डियम के दो लेयर होते हैं, एक कंड्रोजेनिक लेयर होती है और एक जो है उसमें फाइब्रस लेयर होती है। इस तरह जो बोन में पेरियास्टियम है, उधर पेरिकार्डियम कहते हैं, इधर इसको पेरियास्टियम कहते हैं बोन में। तो यहाँ पे आउटर फाइब्रस लेयर होती है जो कि इनर वाली लेयर है, दैट इज द ऑस्टियोजेनिक लेयर। तो परफॉर्मिंग जो हमारे पास कुछ शार्पेस्ट फाइबर होती हैं, जिस तरह मैंने आपको कोलेजन फाइबर में डिस्कस किया था गालिबन, या टेंडन्स वगैरह में जो हम पढ़ रहे थे, उसके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिस्कस किया था उसको, कि कुछ जो कोलेजन फाइबर्स हैं उसकी जो एक्सटेंशंस होती हैं वो बेसिकली परफोरेट करती हैं ऑन द पेरियास्टियम, तो उसको हम शार्पेस्ट फाइबर कहते हैं। ये शार्पेस्ट फाइबर जो हैं ये कोलेजन फाइबर्स की बाकायदा बंडल्स हैं जो कि पेरियास्टियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, ताकि वो जाहिर बात है टेंडन मसल को बोन के साथ अटैच करती हैं। तो वो कोलेजन फाइबर्स की जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली इन ही पेरियास्टियम में पेनिट्रेट कर जाती है। तो उस पेनिट्रेशन जो फाइबर्स हैं उसको हम शार्पेस्ट फाइबर कहते हैं या परफोरेटिंग फाइबर्स कहते हैं। Periosteum is absent from the surface of the haline cartilage surface. पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। That is, the marrow cavity, central and perforating canals are lined with a layer of squamous cell bone lining cells, osteoblast and osteoclast called endosteum. अब endosteum क्या चीज़ है? ये जो marrow cavity हमारे पास होती है उसकी इनर वाली जो लेयर होती है, इनर साइड से बोन की अगर हम मेडुलरी कैविटी को देखें तो उसमें क्या होता है कि कुछ बोन लाइनिंग सेल्स होते हैं, स्क्वेमस टाइप होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इज एंडोऑस्टियम। And this is the all about the connective tissue lecture.